करना चाहेंगे और उनसे जानने का प्रयास करना चाहेंगे, समझने का प्रयास करना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने ये बड़ा बदलाव किया है, इसके पीछे के समीकरणों को किस तरह से समझा जाए। जी, मेरा सवाल मनोज बघेल जी आपसे है, एडिटोरियल जी, यहां पर आप से समझना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर समीकरण को साधते हुए कांग्रेस ने दीपक बैज को हटाकर यहां पर बदलाव किए हैं और कवासी लखमा पर भरोसा जताते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के आलाकमान। देखिए, बिल्कुल बस्तर में 3 नामों पर चर्चा हो रही थी। एक तो कवासी लखमा जो भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री थे, इसके अलावा उनके पुत्र जो कवासी हरीश हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं सुकमा जिला के, तो वो उनके लिए काफ़ी लॉबिंग कर रहे थे कवासी लखमा। इसके अलावा जो निवर्तमान सांसद दीपक बैज जो कि पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, ये 3 नामों की चर्चा वहाँ पर बस्तर में थी। चूँकि दीपक बैज विधानसभा चुनाव में चुनाव हार चुके थे और कवासी लखमा अपने विधानसभा से जीते थे। इसके अलावा कवासी लखमा की खास बात यह है कि वो 5 बार लगातार के विधायक हैं। 2014 में भी बस्तर लोकसभा क्षेत्र से उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, हालांकि उस समय उनकी हार हुई थी। लेकिन ये 3 बड़े चेहरे थे और इन्हीं तीनों चेहरों पर लगातार मंथन चल रहा था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने चित्रकूट विधानसभा चुनाव जो हुए थे अभी 4-6 महीने पहले जो हुए थे नवंबर में, उसमें उनकी हार हुई थी, उसको देखते हुए कहीं न कहीं कवासी लखमा का दावा जो है वो ज़्यादा मजबूत लगा होगा। और इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि जो स्टेट के बड़े लीडर हैं उन सभी बड़े लीडरों को वो अलग अलग लोकसभा चुनाव में उतार रही है। जैसा कि आपने देखा कि राजनांदगांव लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से लड़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बड़े चेहरों को जो है उतार कर पूरा ताकत जो है वो झोंकना चाहती है कांग्रेस। यही वजह है कि दीपक बैज की टिकट काटी गई है। और एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि बस्तर से लगे हुए कांकेर लोकसभा में भी अभी कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। तो एक संभावना ये बन सकती है कि दीपक बैज को कांकेर से लड़ाया जा सकता है। वहाँ पे भी 2-3 नामों पर चर्चा चल रही है। एक तो बीरेश ठाकुर जो पिछले चुनाव में बहुत कम मतों से हारे थे, उनको जो है रिपीट किया जा सकता है। या फिर एक संभावना ये है कि वहाँ पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हैं, वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हैं। ये 2-3 नामों की चर्चा कांकेर लोकसभा चुनाव के लिए हो रही है। तो अभी भी 4 सीट पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। तो कवासी लखमा के बारे में मुझे लगता है कि बस्तर संभाग के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान है और इसीलिए उनकी उम्मीदवारी को जो है अंतिम रूप से मुहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर कोई कोकसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए अपने दिग्गजों को मैदान में उतारती हुई और अपनी स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव करती हुई देखी गई है, अगर पिछले कुछ चुनावों से देखा जाए तो। और इस बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंदोटिया जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे और उनसे जानने का प्रयास करना चाहेंगे कि बड़ा बदलाव यहाँ पर कांग्रेस द्वारा तो किया गया है, तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा तो गया है, लेकिन वहीं बीजेपी को कितनी टक्कर देते हुए ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। उनके कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, माने बिल्कुल कहना होगा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। हालांकि अभी भी 6 सीटों को होल्ड रखा गया है और खासकर बात करें तो इन सूची में जो नाम लगातार न्यूज 24 अपने दर्शकों को बता रहा था, लगभग उन्हीं नामों पर कांग्रेस आला कमान ने मोहर लगाई है। और सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है दिग्विजय सिंह, उनको चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने जरूर चौंकाया है। राजगढ़ से उनके नाम की चर्चा पिछले 3 दिनों से चल रही थी और दिग्विजय सिंह खुद कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कह चुके थे कि कांग्रेस आला कमान ने उनको चुनाव लड़ाने का निर्देश दिया है। लिहाजा पिछले 3 दिनों से राजगढ़ के अंदर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे थे। कहना होगा कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा और दिग्विजय सिंह के राजगढ़ चुनाव लड़ने के साथ ही गुना और भोपाल, ये जो राजगढ़ से लगी हुई सीटें, यहां पर भी कम से कम कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और राम मंदिर और मोदी लहर के चलते बीजेपी को लगता है कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा आसान है। पर लेकिन कांग्रेस ने जो दूसरी सूची जारी की है, इसमें कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में, इसके अलावा
संजय शर्मा जो 4 बार के विधायक रहे हैं होशंगाबाद से, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। फुंदेलाल मार्को जो पुष्पराजगढ़ से विधायक है, उनको शहडोल से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा महेश परमार जो तराना से विधायक है उज्जैन के, उनको उज्जैन से टिकट दिया गया है। कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री है, एक बड़ा नाम है, और रतलाम मालवा निमाड़ के अंदर आदिवासी चेहरे के रूप में, या कहना चाहिए कि देश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर कांतिलाल भूरिया को जाना जाता है। लिहाजा कांतिलाल भूरिया के नाम की चर्चा शुरुआत से यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन हर्ष विजय गहलोत के नाम बीच में आने के चलते कहीं ना कहीं कांतिलाल भूरिया के टिकट पर एक सस्पेंस बना हुआ था। पर लेकिन कल देर रात जो सूची जारी की है उसमें कांतिलाल भूरिया के नाम को हरी झंडी देते हुए उनको टिकट दे दिया गया है। इसी तरीके से हम बात करें तो अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके खास सिपे सालार माने जाते हैं, जीतू पटवारी की यहाँ पर चलिए और उनके समर्थक को टिकट देकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जीतू पटवारी पर भरोसा जताया कि इंदौर सीट को वो जिता कर दे। हालांकि यहाँ पर मुकाबला एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। अक्षय कांति बम कितना दम दिखाएंगे ये तो चुनावी मैदान में जब प्रचार शुरू होगा उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन सुधीर जी, आपसे ये भी समीकरण समझना चाहेंगे, महिलाओं को लेकर केवल एक सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। रीवा से यहाँ पर महिला प्रत्याशी उतारी गई है, इसको भी समझना चाहेंगे आपसे। साथ ही साथ महिला के लिए केवल एक सीट क्यों यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं को लेकर तमाम राजनीति भी देखी गई, चाहे बीजेपी द्वारा हो या कांग्रेस द्वारा हो, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि केवल एक ही सीट पर महिला प्रत्याशी उतरेंगी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी होने वाली है चुनावी मैदान में। बीजेपी इस पूरे टिकट वितरण को लेकर एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो 33% रिजर्वेशन का, पॉलिटिक्स में 33% रिजर्वेशन की बात जो कही थी कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, मध्य प्रदेश के अंदर इस चुनाव में लगभग वो झलक बीजेपी ने दिखाई भी है। 7 महिला प्रत्याशियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर कांग्रेस की ओर से केवल एक महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारी गई है। लिहाजा एक बड़ा मुद्दा आदि आबादी को लेकर बीजेपी इसको जरूर बनाने वाली है। नीलम अभय मिश्रा, जो अभय मिश्रा कांग्रेस के विधायक है, रीवा से, सेमरिया से, उनकी पत्नी पूर्व विधायक रही हैं, इनके नाम की चर्चा शुरुआत से की जा रही थी। पर लेकिन इसके अलावा जो बड़े नाम थे, इनमें अगर हम चर्चा करें तो सागर से एक महिला उम्मीदवार को उतारा जाना था। इसके अलावा बालाघाट से हिना काबरे के नाम की चर्चा थी, उनका नाम काटा गया है। वहां पर विक्रम सारस्वत को टिकट कांग्रेस ने दिया है। लिहाजा महिलाओं की संख्या कांग्रेस के अंदर काफी कम नजर टिकट वितरण में नजर आई, और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस के लिए इस पूरे टिकट वितरण को लेकर आने वाले समय में। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मनोज जी से भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समीकरणों को हम लगातार समझ रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके अनुभव के अनुसार कि प्रत्याशियों को मैदान में तो उतार दिया गया है अब कांग्रेस द्वारा, लेकिन यहां पर कितनी मजबूत कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो कयास लगाए जाते हैं उससे उलट ही परिणाम सामने आते हैं। लेकिन अब इन प्रत्याशियों के साथ कितनी मजबूत मैदान में नजर आ रही है कांग्रेस। और देखिए ईमानी, छत्तीसगढ़ जब से बना है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना है, और उसके बाद के जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं वहां पर सभी चुनाव में भाजपा को अच्छी खासी बढ़त मिली है। इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में, तो शुरू के 3 चुनाव में भाजपा को 10-10 सीटें मिलती रही हैं। लेकिन जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, मतलब 9 सीट भाजपा को मिली थी और 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भाजपा का पलड़ा जो है वो शुरू से भारी रहा है, चाहे भले वो केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, लेकिन यहाँ से 10-10 सांसद चुनकर जाते रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में हमेशा भाजपा को एज रहा है, और चूंकि इस बार जो है ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी हैट्रिक बनाने के लिए पूरे देश भर में कैंपेन कर रही है, उसी के तहत एक रणनीति बनाई गई है। और खास तौर पे पिछले 5 साल की जो भूपेश बघेल की सरकार जो बेहद मजबूत मानी जा रही थी और उसके रिपीट होने के पूरे चांस थे, उसको जिस तरह से रणनीतिक रूप से उनकी सरकार को बाहर करके खुद सत्ता में आए, और उसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कैंपेन भाजपा कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 6 सीटों पर पहले चरण में घोषित किया था और 1 सीट पर कल रात जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 4 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। तो इसलिए अभी कांग्रेस के कैंपेनिंग में कमजोरी दिख रही है, उतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी भाजपा के उसमें हो रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री सहित पूरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूरे बूथ स्तर पर जो है वो लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जोश, वो उत्साह
फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है। तो अभी की बिल्कुल, स्थिति में देखिए, और फिलहाल इसके हालांकि पीछे का यही कांग्रेस बड़ा ने कारण रहा है रणनीतिक तौर हमेशा पर से इस कि बार लेट जो है लतीफी के अपने कारण, सभी बड़े चेहरों बिल्कुल कांग्रेस की लेट लतीफी के कारण उसके परिणामों पर असर पड़ा है और इस बार भी बड़ी लेट लतीफी यहां पर कांग्रेस द्वारा देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, सुधीर जी, और तमाम समीकरणों को दर्शकों